साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। सेट नंबर ये 3 है। इसमें हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर जो प्रश्न हैं वो देख रहे हैं, यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर। तो जो अपना पहला प्रश्न है वो कुछ ऐसा है कि विदेशी प्रजातियां किसी स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि झील या अंडमान के किसी अलग थलग द्वीप के लिए खतरा क्यों बनती हैं। इसमें पहला विकल्प दिया गया है कि ऐसी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों में बीमारियां पैदा कर सकती हैं, वे स्थानीय प्रजातियों के शिकारी हो सकते हैं। तीसरा है कि ऐसी प्रजातियां भोजन के लिए स्थानीय या देसी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे कैन जो यानी सकना या जो सकता वाला बात होता है वो अक्सर सत्य होते हैं। तो पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है। और तीसरा कथन देखेंगे कि ऐसी प्रजातियां भोजन के लिए स्थानीय या देसी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो ये भी सच है। तो यहाँ पे कितने सही हैं, तो तीनों सही हैं, सभी 3 सही हैं। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अब देखिए, अब बात करें थोड़ी सी अगर हम ये विदेशी प्रजातियों के बारे में, तो ऐसा है कि जो नए वातावरण में लाई गई जो विदेशी प्रजातियां होती हैं अक्सर उस नए आवास में ऐसी पारिस्थितिकी स्थितियों को फिर से स्थापित कर देती हैं जिससे वहाँ पर जो मौजूद प्रजातियां होती हैं उनको खतरा होता है। और यही कारण है कि इन्हें आक्रामक या इन्वेजिव स्पीसीज भी कहा जाता है। तो ये जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं जो कि दुर्लभ देसी प्रजातियों से निकटता से संबंध रखती हैं, इनमें देसी प्रजातियों के साथ संकरण करने की क्षमता होती है और संकरण के हानिकारक प्रभाव के कारण देसी प्रजातियों में गिरावट आई है और यहाँ तक कि वो विलुप्त भी हो गई हैं। आक्रामक प्रजातियां जो होती हैं ये देसी खाद्य स्रोतों को नष्ट करके या उनकी जगह लेकर पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को बदल सकती हैं। इसके अलावा ये आक्रामक प्रजातियां वन्य जीवों के लिए बहुत कम या विलुप्त या बिल्कुल भी खाद्य मूल्य प्रदान नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा ये जो झील और द्वीप हैं ये विशेष रूप से प्रस्तुत की गई प्रजातियों से विलुप्त होने के खतरों के प्रति संवेदनशील होती हैं। इसके अलावा एक संस्था है जिसका नाम है IPBES यानी कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज यानी कि IPBES। इसके द्वारा कुछ समय पहले यानी कि सितंबर 2023 में आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार जो ये व्यापक अध्ययन किया गया, असल में यह विश्व भर में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के खतरनाक प्रसार और वैश्विक जैव विविधता पर उनके विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डालता है। तो जो रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु हैं उनको देखेंगे अगर हम, तो जो विदेशी प्रजातियों के आक्रमण की समस्या का पैमाना है उसके तहत ये है कि जो ये रिपोर्ट है ये विभिन्न क्षेत्रों और बायोम में मानवीय गतिविधियों द्वारा लाई गई लगभग 37,000 विदेशी प्रजातियों की उपस्थिति का खुलासा करती है। साथ ही साथ इनमें से 3500 से अधिक को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इसमें लगभग 6% विदेशी पौधे, 22% विदेशी अकशेरुकी यानी कि और 14% विदेशी करेशुक और 11% विदेशी रोगाणु जो रोगाणु हैं वो आक्रामक माने जाते हैं। अब जो अग्रणी आक्रामक प्रजातियां हैं उनकी बात करें तो इसमें सबसे नंबर 1 पर शामिल है जलकुंभी जो कि भूमि पर विश्व की सबसे व्यापक आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में मानी जाती है। इसके बाद आता है लैंटना जिसे कि बरमसिया या बारहमासी भी कहा जाता है जो कि एक फूलदार झाड़ी होता है। इसके बाद काला चूहा, ये वैश्विक आक्रामक पैमाने पर विश्व में दूसरे और तीसरे स्थान रखते हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पे जलकुंभी, सेकंड पे लैंटाना या बारहमासी और तीसरे स्थान पर काला चूहा, ये तीसरे स्थान पर आता है। जिसमें और भूरे चूहे और घरेलू चूहे की बात करें तो ये भी व्यापक रूप से आक्रमणकारी होते हैं। अब बात करें कि जो आक्रामक या जो विदेशी प्रजातियां होती हैं इनकी, तो जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं जिन्हें आक्रामक बाह्य प्रजातियां या गैर स्थानीय प्रजातियां के रूप में जाना जाता है, ऐसे जीवों को कहा जाता है जिन्हें उनकी मूल सीमा के बाहर के क्षेत्रों में या पारिस्थितिकी तंत्रों में लाया गया है और जिन्होंने स्वनिर्भर समष्टि स्थापित की है, यानी ये अपने यानी कि सब चीज़ को अपने हिसाब से ही ढाल लेते हैं।
तो ये जो ये प्रजातियां होती हैं ये प्रायः देसी या स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बाधित कर देती हैं, जिससे कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब ये देख लें कि जो बढ़ती आक्रामक प्रजातियों के लिए जो जिम्मेदार कारक है, अगर उसकी हम बात करें तो देखिए व्यापार और यात्रा का वैश्वीकरण, जिसकी वजह से इसमें वृद्धि हुई है। असल में हुआ क्या है कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यात्रा के द्वारा सीमा पार या बाह्य प्रजातियों के आने जाने का प्रसार हो गया है, अनजाने में ही सही लेकिन हो गया है। तो ये क्या करती हैं, जो ये आक्रामक प्रजातियां होती हैं, ये मालवाहक जहाज हो गया या हवाई जहाज हो गया या वाहन हो गया, उनके द्वारा अनजाने में ही कार्गो के भीतर या जल मार्ग के माध्यम से या उनकी सतहों के साथ ले जाए जाते हैं, जिससे उनका अनजाने में ही प्रसार और भी आसान हो जाता है। अब इसी संदर्भ में देखेंगे 1800 ईस्वी में यानी कि 19वीं सदी के दशक के अंत में जहाज़ों और मोती उद्योग के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तुत किए गए ब्लैक रैट यानी काला चूहा को IUCN के द्वारा विश्व का सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में से एक माना गया था। अब ये जो आक्रामक विदेशी प्रजाति हैं, इनके अगर प्रभाव की बात करें तो पहला देखेंगे हम पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो आक्रामक प्रजातियां होती हैं ये भोजन, जल और आवास जैसे संसाधनों के लिए देसी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, जिससे देसी प्रजातियों में गिरावट आ सकती है और वो विलुप्त भी हो सकती हैं। और आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो आर्थिक प्रभाव इसका यानी कि नुकसान कितना है। तो जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं इनकी वार्षिक लागत जो है वर्ष 1970 के बाद से हर दशक में चौगुनी हो गई है, यानी कि इतना नुकसान करते हैं। वर्ष 2019 में इन प्रजातियों की जो वैश्विक आर्थिक लागत आई थी वो वार्षिक रूप से 423 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई थी। इसी में एक है जेब्रा मसल्स, ये प्रजाति है जो जल के पाइप और बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो घर में लगे रहते हैं जल के पाइप, जो पानी की टंकी से आता है, वहाँ पे होते हैं ये विदेशी प्रजातियां जेब्रा मसल्स। तो इनकी वजह से जो जल के पाइप और बुनियादी ढांचे होते हैं उनका मरम्मत और रखरखाव जो है महंगा हो जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति में ये कमी लाते हैं। जो विदेशी आक्रामक प्रजातियां होती हैं इनका सबसे आम परिणाम होता है, एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो केरल में जो मछली पालन को हानि पहुंचाने वाले कैरेबियन फॉल्स मसल्स शामिल हैं। इसके अलावा जो विक्टोरिया झील है वहाँ जलकुंभी के कारण तिलापिया मछली पाई जाती थी, उसकी कमी हो गई, जिससे स्थानीय मत्स्य पालन उद्योग जो है या फिर जो स्थानीय मत्स्य पालन जिसमें लोग जुड़े हुए थे उसमें कमी आ गई। अब आक्रामक विदेशी प्रजातियों की अगर हम स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो इससे क्या होता है कि जैसे एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज इजिप्टी जैसी आक्रामक प्रजातियां जो हैं मलेरिया, जीका और वेस्ट नाइल फीवर जैसी बीमारियां फैलाती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। हालिया अगर हम कोविड-19 का उदाहरण ले लें तो ये भी विदेशी प्रजाति थी, जिसकी वजह से पूरे पूरे विश्व में विश्वबंदी हो गई थी। अब देख लेंगे जो आक्रामक प्रजातियां हैं इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय उपाय और कार्यक्रम कुछ अपनाए गए हैं, तो क्या क्या हैं। तो इसी संदर्भ में सन 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क अपनाया गया था, जिसके तहत ये तय किया गया था कि जो सरकारें हैं ये वर्ष 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आगमन और प्रसार की दर को कम से कम 50% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यानी कि ऐसे सुरक्षा मानक अपनाए जाएंगे कि इनका प्रसार न हो सके। इसके अलावा साइट्स बनाया गया था सन 1975 में, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि वन्य जीव वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय, जिसे कि साइट्स कहा जाता है, 1975 में बनाया गया था, जो ये सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जंगली पशुओं एवं पौधों के अस्तित्व को खतरा न पहुँचे। यह इनके व्यापार में शामिल आक्रामक प्रजातियों के प्रभाव पर भी विचार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये तीनों कथन सही हैं, तो सी विकल्प हो जाएगा सभी तीन। अगला देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है कि महासागरीय अम्लीकरण निम्नलिखित में से किसको जन्म देगा। पहला कथन है कि कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। दूसरा कथन है कि प्रवाल भित्तियों की वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। और तीसरा कथन है कि यह बादलों के निर्माण और क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है।
बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं। तो सबसे पहले हम महासागरीय अम्लीकरण की अगर हम बात कर लें तो महासागरीय अम्लीकरण जो है क्या है कि समुद्री जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने पर यह कार्बोनिक अम्ल बन जाता है और इस प्रक्रिया को सामूहिक रूप से महासागरीय अम्लीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो महासागरीय अम्लीकरण से क्या क्या होगा? कैल्केरियस फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, सही है ये कथन। दूसरा है कि प्रवाल भित्तियों की वृद्धि और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि यह बादलों के निर्माण और क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा जब होगा तो बादलों का निर्माण और क्लाउड सीडिंग जो है इसकी प्रक्रिया कम हो जाएगी। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। ठीक, तो महासागरीय अम्लीकरण की बात की हमने। तो महासागरीय अम्लीकरण सामान्य रूप से ये है कि महासागर में या महासागरीय जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है तो महासागर का अम्लीकरण हो जाता है, यानी कि वो कार्बोनिक अम्ल घुल जाता है। और ये जो समुद्री जल है तो इसकी बढ़ी हुई अम्लता जो है बहुत सारी समुद्री प्रजातियों में कैल्शियम कार्बोनेट के खोल और कंकाल के निर्माण और विघटन को प्रभावित करते हैं, जिससे कोरल रीफ, सीप और मसल्स जैसे जो मोलस्क होते हैं और कई फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि प्लैंक्टन प्रजाति शामिल होती हैं, ये जो कि समुद्री जाल का आधार बनाती हैं, तो इनके अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा महासागरीय अम्लीकरण हो जाने से जो प्रवाल भित्ति हैं उनकी वृद्धि और अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ये जो महासागरीय अम्लीकरण है तो अब क्या है कि महासागर जब अम्लीकरण नहीं होता तो उससे पहले मतलब उसके बाद भी तो ये बादलों के निर्माण में सहायक जो सल्फर यौगिक होते हैं उनकी मात्रा महासागरीय अम्लीकरण के बाद कम हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बादलों का निर्माण कम हो सकता है। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा। अब ये जो महासागर होते हैं ये असल में क्या करते हैं, वायुमंडल में सल्फर यौगिक को छोड़ते हैं जो कि बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन की बात करें तो असल में जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या पादप प्लवक होते हैं ये डाइमिथाइल सल्फाइड यानी कि डीएमएस नाम के एक सल्फर यौगिक उत्पन्न करते हैं जो कि वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं असल में बाद में एरोसोल में बदल जाते हैं, एरोसोल में, जो कि सूक्ष्म कण होते हैं और बादल निर्माण के आधार होते हैं। तो जब महासागर का अम्लीकरण हो जाएगा तो सल्फर की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से बादलों का निर्माण और क्लाउड सीडिंग में कमी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल 2, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है जबकि तीसरा कथन जो है वो गलत है। सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है कि टर्टल्स और टर्टवाइज के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सामान्य तौर पर टर्टल एक जलीय जानवर है और टर्टवाइज एक स्थलीय जानवर है। और दूसरा कथन है कि टर्टवाइज का खोल टर्टल की तुलना में कठोर और भारी होता है। तीसरा कथन है कि टर्टल के पैर जो हैं जालीदार होते हैं और टर्टवाइज के पैर गोल और छोटे होते हैं। चौथा कथन है कि टर्टवाइज बड़े पैमाने पर शाकाहारी होते हैं जबकि टर्टल जो हैं आमतौर पर सर्वाहारी होते हैं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। तो देखिए, टर्टल जो कि जलीय जानवर है, सच है ये, और टर्टवाइज जो है एक स्थलीय जानवर है। अब जो जलीय जानवर है तो उसका पैर उसी टाइप से अनुकूलित होगा। तो जो टर्टवाइज का पैर हैं वो गोल और छोटे होते हैं क्योंकि उसको ज़मीन पर चलना होता है, जबकि टर्टल के पैर जालीदार होते हैं ताकि वो तैर सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए। और टर्टवाइज जो है बड़े पैमाने पर शाकाहारी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन पर रहते हैं तो उनको खाने के लिए बहुत सारे साग सब्जी वगैरह मिल जाते हैं, जबकि टर्टल के मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए ये मांसाहारी होते हैं। तो यहाँ पे असल में जो चारों कथन हैं ये चारों सही हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम टर्टल की बात करें और टर्टवाइज की बात करें, सामान्य रूप में दोनों का मतलब कछुआ ही होता है। तो टर्टल जो है जो कि सामान्यतः जलीय होता है, ये मतलब सर्वाहारी होते हैं, साग सब्जी भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, इनके पैर जालनुमा होते हैं और केवल जल में निवास करते हैं ये। जबकि टर्टवाइज की बात करें तो ये स्थलीय होते हैं, शाकाहारी, इनके छोटे पैर होते हैं और ये भूमि पर पाए जाते हैं, मोस्टली उष्णकटिबंधीय जंगलों में या रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। और ये जो मादा कछुआ होती हैं टर्टवाइज में, तो जो मादा टर्टवाइज होती हैं ये मिट्टी खोदकर अंडे देती हैं जो कि 1 से 30 तक संख्या में हो सकती हैं, और अंडे देने के बाद अंडे को बालू और मिट्टी से ढक देती हैं। और
कछुओं के बारे में ऐसा है कि कछुए जो भी होते हैं इनके रेटिना में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में कोशिकाओं के होने के कारण ये आसानी से रात के अंधेरे में भी देख पाते हैं और ये रंगों को देख सकते हैं, रंगों में पहचान कर सकते हैं। मतलब पराबैंगनी किरणों से लेकर लाल रंग तक के प्रकाश को ये कछुआ जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि सभी चारों कथन सत्य हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस और फास्फोरस चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि फास्फोरस चक्र काफ़ी हद तक वायुमंडलीय है और हवा से पानी में आसानी से घुल जाता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि फास्फोरस चक्र वायुमंडलीय नहीं है बल्कि मुख्य रूप से स्थलीय है। तो पहला कथन गलत। दूसरा है कि फास्फोरस फास्फेट चट्टानों में खनिज के रूप में पाया जाता है और कटाव और खनन गतिविधियों में से फास्फोरस चक्र में प्रवेश करता है। तो यह कथन सत्य है। तीसरा कथन है कि फास्फोरस जल निकायों में जड़ वाले और स्वतंत्र रूप से तैरने वाले सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो ये देखते हैं इसका, है ना। पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा देख लेते हैं ना। तो देखिए, फास्फोरस चक्र की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से स्थलीय है। फास्फोरस का जो मुख्य भंडारण है यह पृथ्वी की भूपर्पटी या जिसे क्रस्ट कहते हैं उसमें है और भूमि पर फास्फोरस जो है प्रायः फास्फेट के रूप में पाया जाता है। और तो पहला यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा जो है ये सही है कि चट्टानों के रूप में पाया जाता है और कटाव और खनन गतिविधियों से फास्फोरस चक्र में प्रवेश करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा जो है कि फास्फोरस जल निकायों में जड़ वाले और स्वतंत्र रूप से तैरने वाले सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो ये क्या करता है असल में, इन्हीं की मतलब ये झील में जो यूट्रोफिकेशन होता है इससे बढ़ावा देता है, जिससे झीलों में शैवाल खिलने जैसे बहुत सारे जो सवाल जो हो जाते हैं तो इसी के वजह से होता है। तो तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा बी कि केवल 2 कथन इसमें सही है, जिसमें पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो फास्फोरस की अगर हम बात करें जो कि एक खनिज है, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। ये हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मदद करता है, साथ ही साथ ऊर्जा भंडारण, जीन प्रतिलेखन और अन्य कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे हड्डी और दांत की बात करें तो जो हमारा हड्डी है सिर्फ कैल्शियम का नहीं बल्कि कैल्शियम और हड्डी दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से मिलकर बना होता है। ऊर्जा भंडारण की बात करें तो यह हमारे शरीर में ऊर्जा भंडारण और उसके उपयोग में मदद करता है एटीपी के रूप में। जो एटीपी निर्माण होता है वो फास्फोरस की वजह से ही होता है। जीन ट्रांसक्रिप्शन की बात करें या जीन प्रतिलेखन की, तो जीन प्रतिलेखन को विनियमित करता है और डीएनए और आरएनए की बनाने में यह मदद करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का उत्पादन करता है और हमारे शरीर की वृद्धि यानी कोशिका विभाजन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन बनाता है ये, तो ये हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो कि कोशिका और ऊतक की वृद्धि, रख रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा यह अपशिष्ट जो होते हैं उनको भी छानने में मदद करता है। तो ये क्या, जो हमारा गुर्दा होता है उसको अपशिष्ट छानने में मदद करता है। और रक्त में जो सामान्य फास्फोरस का स्तर होता है वो 2.5 से 4.5 mg/dl होता है। और ये जो फास्फोरस है इसका जो निम्न स्तर है हमारे मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनता है, जबकि अगर फास्फोरस का उच्च स्तर हो जाए तो यह हमारे हृदय, फेफड़े, आंखों एवं रक्त वाहिकाओं समेत पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। और अब बात करें हमें मिलता कहाँ से, तो हमें दूध, अंडे की जल्दी, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा कि कितने सही है, तो केवल 2 सही है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें। पहला, वाशिंगटन कन्वेंशन, खतरनाक अपशिष्ट और उनका निपटान, लंदन कन्वेंशन, समुद्री प्रदूषण, बॉन कन्वेंशन, प्रवासी प्रजातियां, बेसल कन्वेंशन, लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यापार। तो देखिए, ये जो वाशिंगटन कन्वेंशन है, वाशिंगटन कन्वेंशन जिसे कि साइट्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा, यानी कि वन्य जीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। तो यह लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यापार से संबंधित है। तो ठीक है, तो पहले का डी हो जाएगा। और
दूसरा लंदन कन्वेंशन। तो लंदन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो असल में लंदन कन्वेंशन जो है ये कचरे एवं अन्य पदार्थों की डंपिंग के द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसे आमतौर पर लंदन कन्वेंशन कहा जाता है। तो ये लंदन कन्वेंशन जो है समुद्री प्रदूषण से संबंधित है। 1972 को हस्ताक्षरित किया गया और 30 अगस्त 1975 से यह लागू हुआ। बॉन कन्वेंशन की बात करें तो बॉन कन्वेंशन जो है जिसे आल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन, जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम पर जाना जाता है। तो सही विकल्प इसका सी हो जाएगा। और जर्मनी के बॉन शहर में सन 1979 में अस्तित्व में आया और 1 नवंबर 1983 से यह लागू हुआ। तो बी का सी हो जाएगा। और चौथा बेसल कन्वेंशन बचता है तो 4 का ए हो जाएगा। बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान से संबंधित है। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो कि सीमाओं के पार से खतरनाक कचरे की आवाजाही को नियंत्रित करता है, जिसे कि सन 1979 में अपनाया गया और 1992 में लागू किया गया। तो इसका लक्ष्य रखा गया खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन में सुधार करना और मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की रक्षा करना। तो 4 का ए हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि फर्स्ट का डी, 2 का बी, 3 का सी, 4 का ए, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब अगला 6वां नंबर प्रश्न है वो देखेंगे। 6वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय गैंडे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय गैंडा ब्रह्मपुत्र घाटी, उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों और दक्षिणी नेपाल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा कथन है कि भारतीय गैंडे को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा कथन है कि असम के पवित्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में आज के समय में मतलब आज जंगलों में भारतीय गैंडों की संख्या सबसे अधिक है। बताना है कि इनमें से कितने या कौन से सही हैं। केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो भारतीय गैंडे की बात करें जिसे कि राइनोसेरस यूनिकॉर्नस भी कहा जाता है, तो जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है। साथ ही साथ उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों और दक्षिण नेपाल के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। इनमें क्या है मतलब बेहतरीन चीज़ है ये विंडा, आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है ये। तो इनमें जो इनका प्रमुख आकर्षण का चीज़ है वो इनका एक सींग है जो का बहुत ही काफ़ी लंबा होता है, जो कि 60 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। तो पहला कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन है कि भारतीय गैंडे को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ऐसा नहीं है, इसे मतलब वर्तमान समय में वल्नरेबल यानी कि असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पहले यह संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध था। तो वर्तमान समय में जो ये है ये सुभेद या असुरक्षित है, यानी कि वेलनरेबल कैटेगरी रखा गया है। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा जो है कि असम के पवित्रा वन्यजीव अभ्यारण्य में वहाँ के जंगलों में भारतीय गैंडों की सबसे अधिक संख्या है। तो ऐसा नहीं है। असल में क्या है, ये जो पवित्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ भारतीय गैंडों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इसका वजह ये है क्योंकि इसका क्षेत्रफल मात्र, ये जो पवित्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका क्षेत्रफल 38.81 वर्ग किलोमीटर है। इसकी वजह से यहाँ पे घनत्व इसका ज़्यादा है। लेकिन संख्या की अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे अधिक संख्या है, तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले WWF के अनुसार आज जंगल में यानी पूरे संसार में लगभग 3700 भारतीय गैंडे पाई जाती हैं, जिसमें मार्च 2022 की जनगणना के अनुसार अकेले असम के कागजीरंगा नेशनल पार्क में 2613 इनकी संख्या थी और ओरंग, पोबितोरा और मानस जो पार्क हैं इनमें 250 से ज़्यादा अन्य गैंडे हैं। इसकी वजह से जो ये पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ पे इनका घनत्व ज़्यादा है। तो दूसरा और तीसरा कथन जो है गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा ए, केवल 1। ठीक है, क्योंकि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो फेमस ही है गेंडा की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे सही कथन हो जाएगा ए, केवल 1। और अगला 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न है कि ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि ग्राउंड लेवल ओजोन एक रंगहीन गैस है जो जमीन से 2 मील ऊपर तक बनती है। ठीक है,
दूसरा है कि ग्राउंड लेवल ओजोन को द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है क्योंकि यह तब उत्पन्न होता है जब दो प्राथमिक प्रदूषक सूर्य के प्रकाश और स्थिर हवा में प्रतिक्रिया करते हैं। तीसरा कथन है कि यह अत्यधिक स्थिर है और हवा के कारण लंबी दूरी तय नहीं करता है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा असत्य है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन की बात करें या तो ये जो गैस है असल में एक रंगहीन और परेशान करने वाली गैस होती है जो कि पृथ्वी की सतह के पास बनती है। अब पृथ्वी की सतह तो 2 मील तक जो है सतह ही आती मानी जाएगी, है ना। तो इसलिए पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो द्वितीयक प्रदूषक मतलब ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है इसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है क्योंकि यह तब बनता है जब अन्य प्रदूषक सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि ये जो जमीनी स्तर ओजोन है ये मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, साथ ही साथ वनस्पति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है मतलब ये ऐसे कंडीशन में बनता है कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो वाष्पशील कार्बन यौगिक होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करते हैं और ये प्रदूषक जो हैं ये मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक स्रोतों से आते हैं। इसके अलावा ये हमारे आँखों और स्वतंत्र तंत्र को जो श्वसन तंत्र है उसको परेशान कर सकती हैं, जिसमें खांसी, सीने में जकड़न आदि भी हो सकता है। इसके अलावा ये फसल उत्पादकता को भी कम कर सकती हैं। इससे वन पार्क एवं वन जीव अभ्यारण्य जैसे पारिस्थितिक जो तंत्र हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरा कथन है कि अत्यधिक स्थिर है। तो ऐसा नहीं है कि हवा के कारण जो ये प्रदूषक हैं ये लंबी दूरी तक की दूरी तय कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये प्रभावित कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राउंड लेवल ओजोन की समस्या है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए। आपको बताना है कि कितने गलत हैं। तो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा कि केवल एक कथन गलत है। ठीक है। अब 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पीटलैंड एक प्रभावी कार्बन सिंक है। और दूसरा कथन है कि पीटलैंड वायुमंडल से जितना कार्बन पैदा करते हैं उससे अधिक अवशोषित करते हैं। अब उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कथन है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और विकल्प डी है कि कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए, पीटलैंड की अगर हम बात करें तो पीटलैंड जो है एक प्रकार की आर्द्रभूमि होते हैं जो कि कार्बन और पानी का भंडारण करते हैं और जलवायु परिवर्तन शमन, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और सभी महाद्वीपों और सभी जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये ऐसी आर्द्रभूमि होती हैं जिसकी मिट्टी में सड़ते पौधों से युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि पीट की परतें बनाते हैं, यानी कि पीटलैंड। तो ये कार्बनिक पदार्थों के अधूरे अपघटन के कारण उत्पन्न होते हैं। और पीटलैंड जो है इनका निर्माण मुख्य रूप से जलवायु परिस्थितियों जैसे कि वर्षा और तापमान के द्वारा भी नियंत्रित होते हैं। और पीटलैंड एक प्रभावी कार्बन सिंक होते हैं जो कि मतलब ये जितना कार्बन पैदा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा कार्बन जो है ये वायुमंडल से सोख लेते हैं। इसके अलावा जलवायु संकट से निपटने और ग्रह के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्बन सिंक जरूरी है। इसलिए पहला कथन सत्य है और जो दूसरा कथन है ये इसका सही स्पष्टीकरण है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला 9वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, देखिएगा कि फाइटोप्लैंक्टन की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में समुद्र जो है नीले हरे से हरे रंग का दिखाई देगा, जो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन आबादी के प्रकार और घनत्व पर निर्भर करता है। दूसरा कथन है कि फाइटोप्लैंक्टन जो है सूक्ष्म समुद्री शैवाल हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। तीसरा कथन है कि क्लोरोफिल प्रकाश स्पेक्ट्रम के हरे हिस्से को अवशोषित करता है। बताना है कि इनमें से कितने सही हैं या कौन सा सही है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर ये तीनों।
तो पहले कथन जो है कि फाइटोप्लैंक्टन की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में समुद्र नीले हरे से हरे रंग का दिखाई देगा, जो वहाँ फाइटोप्लैंक्टन आबादी के प्रकार और घनत्व पर निर्भर करता है। तो इससे पहले थोड़ी सी फाइटोप्लैंक्टन के बारे में और जान लें। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन जो कि समुद्री पादप प्लवक कहा जाता है, ये सूक्ष्म आकार के प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं जो पानी में लटके रहते हैं। इसके अलावा ये जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। साथ ही साथ ये समुद्री और ताजे ही पानी दोनों प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पृथ्वी के कार्बन चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायनोफ्लेगेलेट्स और डायटम्स ये फाइटोप्लैंक्टन के दो प्रमुख प्रकार हैं। इनमें क्या है कि हरे रंग का वर्णक जो है क्लोरोफिल ये पाया जाता है, और ये वर्णक जो है इनको सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है, जिसका उपयोग ये प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं और इनसे शर्करा या स्टार्च का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये क्लोरोफिल होते हैं, ये दृश्य प्रकाश से या प्रकाश स्पेक्ट्रम से लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जबकि ये क्लोरोफिल को परावर्तित करते हैं। तो इसकी वजह से अब ये क्या है कि लाल और नीले प्रकाश को क्या है अवशोषित करते हैं, इसके अलावा उनको परावर्तित भी करते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की उच्च सांद्रता होती है, वहाँ पे जो समुद्र हैं ये नीले हरे से लेकर हरे रंग तक भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा ये भी सही है कि फाइटोप्लैंक्टन समुद्री शैवाल होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा भी जो है ये गलत है, क्योंकि असल में ये हरे हिस्से को क्लोरोफिल जो है प्रकाश स्पेक्ट्रम से हरे हिस्से को अवशोषित नहीं करता है, बल्कि उसे परावर्तित करता है। ठीक है, और लाल और नीले भाग को अवशोषित करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा कि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। अब बढ़ते हैं आगे 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न है कि माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है। दूसरा कथन है कि प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए छोटे कण होते हैं, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन या वस्त्रों में इनका उपयोग किया जाता है। तीसरा कथन है कि द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक ऐसे कण होते हैं जो सूर्य के विकिरण या समुद्र की लहरों के संपर्क में आने के कारण बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के टूटने का उत्पाद होते हैं, यानी कि उनके टूटने से बनते हैं। बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या 1, 2, 3 ये सभी। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों सही हैं। देखिए, जब माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो अधिकांश आधुनिक जो प्लास्टिक हैं वैसे तो प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन आधारित रसायनों से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन अभी क्या है कि हाल ही में मकई यानी कि जो मक्का, मेज होता है या कपास, उनके उप उत्पाद जैसे नवीकरणीय सामग्रियों से बने वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। और जो माइक्रोप्लास्टिक होते हैं ये आधिकारिक तौर पर ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक के रूप में परिभाषित किए गए हैं। इनकी 2 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो पहला सही है यहाँ पे कथन। दूसरा है कि प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक जो है व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए छोटे कण होते हैं, जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन या वस्त्रों में। तो ये कथन सही है, दूसरा भी और तीसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, कि ये तीनों कथन सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेट नंबर 3। आई होप कि ये वीडियो आप पसंद आया हो। नमस्कार।